हाँ, थैंक यू सर। क्या है? बैठो 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 बैठो। चलिए, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 K2Cr2O7 हो गया था। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो चुका था? अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन हो चुका है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी हो गई है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हेलाइड्स का केस, ऑक्साइड का केस, ऑक्सोकेटायन का केस, ये इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं। 3 मिक्स्ड ऑक्साइड एनसीईआरटी ने लिखा था, वो भी हो चुका है। नाउ दिस इज द पार्ट जहां पे हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन हमने कर लिया था, एटॉमिक साइज। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बाद की चीजें अपने लिए बची हुई हैं। तो अब हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट आर मोर देन दैट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का, वो जनरली ज्यादा पाया जाता है कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट। ऐसा क्यों पाया जाता है? तो इसका सबसे प्राइम रीजन जो है वो ये है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आप जाएंगे डी ब्लॉक की तरफ तो हैवीनेस भी बढ़ेगी, एटॉमिक मास भी बढ़ेगा, और साथ में आपको वॉल्यूम में थोड़ा कम चेंज देखने को मिलेगा। कारण Z इफेक्टिव इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनता है? Z माइनस सिग्मा। और डी इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कैसा होता है? पुअर होता है। तो वॉल्यूम क्या होता है? वो घट जाता है। घट क्यों जाता है? क्योंकि सिग्मा अगर बढ़ा तो, सॉरी, सिग्मा अगर हम बात करें पुअर हुआ तो Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, साइज हो जाएगी छोटी, और मास आपका ज्यादा हो रहा है। मास ज्यादा हो रहा है यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। जिसके कारण से जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका जो कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो जनरली अगर हम बात करें तो वो कैसा पाया जाता है? कम पाया जाता है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे। दूसरी चीज अगर हम बात करें, स्ट्रॉन्ग, क्या चीज? मेल्टिंग पॉइंट डी ब्लॉक एलिमेंट का, एस ब्लॉक एलिमेंट का कम पाया जाता है। स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म बाई प्रेजेंट ऑफ अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें कि जनरली जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने के पीछे दूसरा रीजन बताइए। तो देखिए क्या होता है इसके अंदर, ज्यादातर डी के अंदर कितने अनपेयर्ड होंगे? लगभग लगभग 5 अनपेयर्ड हो सकते हैं। एस के अंदर कितने अनपेयर्ड होंगे? 1 अनपेयर्ड होगा। तो एक बात तय है, बॉन्डिंग के चांसेस कहां ज्यादा बढ़ेंगे? तो ऑब्वियस है जहां पे अनपेयरिंग ज्यादा होगी, और अनपेयरिंग कहां ज्यादा देखने को मिलती है? डी में। तो इस वजह से उनका क्या अगेन बढ़ जाता है? मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं, नियरली ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, मतलब कि अगर आप उठा के देखेंगे उनको तो आपको देखने को क्या मिलेगा? जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं डिस्प्ले द मेटेलिक प्रॉपर्टी लाइक, पहला लिखा हुआ है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। पहली बात क्या है? ये डिस्प्ले करते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रेफर्स टू द मटेरियल एबिलिटी टू विथस्टैंड हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेस बिफोर ब्रेकिंग और डिफॉर्मिंग। मतलब कि जो बिना टूटे हुए या बिना अपने शेप को बदले हुए बहुत ज्यादा स्ट्रेस झेलने की क्षमता रखता है, तो उसे हम बोलते हैं हाई टेंसाइल मटेरियल है। दूसरा वर्ड इसमें लिखता है डक्टिलिटी, इनकी बहुत ज्यादा हाई होती है। डक्टिलिटी किसे कहते हैं? तो डक्टिलिटी इज अ मटेरियल एबिलिटी टू डिफॉर्म परमानेंटली और प्लास्टिकली विदाउट ब्रेकिंग। जैसे प्लास्टिक को अगर आप मोड़ोगे तो वो आराम से क्या हो जाएगा? डिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं जल्दी। ठीक है, तो वो बताता है डक्टिलिटी को। और तीसरा नेचर क्या होता है? दैट इज मेलेबिलिटी। मतलब आपको पता है फ्लैटेंड शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, हैमर से पीट पीट के उसको शीट लाइक स्ट्रक्चर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जितने भी आपकी अगर हम बात करें टिपिकल जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके पास मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है। पहली मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। दूसरी क्या होती है? डक्टिलिटी। और तीसरी क्या होती है? मेलेबिलिटी। अगली बात अगर हम बात करें तो हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन जब हम बात करें जिंदगी कबाड़ा हो गई, इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन जनरल नहीं होता है। एंड अगर हम बात करें कि डी ऑर्बिटल के अंदर चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आस पड़ोस वालों से बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं करेंगे, और जब बॉन्डिंग नहीं करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाएगा? घट जाएगा। इसीलिए इनको बोला जाता है दे आर सॉफ्ट मेटल। कैसे बोले जाते हैं? सॉफ्ट मेटल। ठीक है,
इन जनरल अगर हम बात करें टिपिकल जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं, उनकी डक्टिलिटी हाई है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है, मेलेबिलिटी हाई है, और तो और अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट हाई है। लेकिन अगर जिंदगी कबाड़ा हो गई, इन तीनों को अगर आप उठा के देखेंगे तो ये माने जाते हैं कि ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। इसीलिए इनके लिए एक प्रोसेस यूज किया जाता है, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इनको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जैसा, क्यों? क्योंकि दे आर सॉफ्ट इन नेचर, और सॉफ्ट होने के पीछे एकमात्र कारण है, दैट इज यहां पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने से क्या हुआ सर? तो स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मेटेलिक बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं फॉर्म हो पाएगा। अब मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं फॉर्म हुआ मतलब कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है। कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर देके इनको क्या किया जा सकता है? पिघलाया जा सकता है। बाकियों के लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ये असर्शन रीजन में सवाल माइट पॉसिबल आपसे बना ले या स्टेटमेंट बेस्ड में बना ले, वहां पे आपसे तरह तरह के रीजन पूछ ले। तो आपको बेसिकली एक तो ये बात याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज आपको किसके लिए याद रखना है कि जिंदगी कबाड़ा हो गई में ऐसा क्यों नहीं होता है? तो यहां पे आपको याद रखना है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, आगे लिखता है वोलाटाइल मींस, वोलाटाइल मतलब जिसको जल्दी से हल्का सा भी हीट दिया आपने वो भाप बन के उड़ने लगा। तो ऑब्वियस है, सिंपल सी बात अगर हम करें कि इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है मतलब कम टेम्परेचर दोगे तो भी क्या हो जाएंगे? आसानी से वोलाटाइल मटेरियल बन के उड़ना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए इनको कहा जाता है दे आर सॉफ्ट मेटल। अगली अगर हम बात करते हैं इन 3D सीरीज, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल राइज टू अ मैक्सिमम एट D5। सिंपल सी बात है, जब सब खेल किसका चल रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का चल रहा है। तो आपको पता है कि शुरू में D1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? D5 तक। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ऑब्वियस है बॉन्डिंग बढ़ेगी, और बॉन्डिंग बढ़ेगी तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा? बढ़ेगा। मतलब कुल मिला जुला के सब किसके इर्द गिर्द घूम रहा है कि स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म बाय द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। जितना ज्यादा अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज्यादा आप बॉन्डिंग करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएगी। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये याद रखिएगा कि D5 के अंदर क्या होता है? मैक्सिमम होता है, एक्सेप्ट फॉर द एनामोलस। एनामोलस का मतलब होता है अनियमित। क्या होता है? अनियमित। एनामोलस वैल्यू ऑफ Mn। Mn का क्या होता है? Mn के केस में ऐसा क्या हो जाता है? एक्चुअल में क्या होता है, देखो सारा खेल किसका है? आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जितना तगड़ा है उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट मांगेगा पिघलने के लिए। अब क्या होता है मैग्नीस और टेक्नीशियम के अंदर? एबनॉर्मली देखोगे ग्राफ के अंदर लो आ जाएगा। क्यों लो आ जाएगा? अब मैग्नीस के पास D5 कन्फ्यूग्रेशन है और टेक्नीशियम के पास भी D5 कन्फ्यूग्रेशन है। अब स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्डिंग बनाने की बजाय इनको घमंड होता है इस बात का कि हमारे पास तो D5 कन्फ्यूग्रेशन है, हम ऑलरेडी स्टेबल है नेचर में, क्यों करे किसी से बॉन्डिंग? मत करो, अपने आजू बाजू वालों से बॉन्डिंग नहीं करेंगे। अब बॉन्डिंग नहीं करेंगे तो स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग नहीं हो तो पिघलाना और उनको बॉयल कराना दोनों क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इसीलिए अगर हम बात करें इन 3D सीरीज, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल राइज टू अ मैक्सिमम एट D5 एक्सेप्ट फॉर द एनामोलस वैल्यू ऑफ Mn। मतलब कह रहा है कि D5 तक बढ़ना चाहिए, और इसका लॉजिक भी हमको समझ में आ रहा है। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, बॉन्डिंग बढ़ेगी और मुझको मेल्ट कराना उतना ही मुश्किल होगा। लेकिन कह रहा है कि एनामोलस फॉर Mn, एनामोलस का मतलब अनियमित बिहेवियर शो करने लगेगा, अचानक से डाउन हो जाएगा। डाउन क्यों हो जाएगा? तो डाउन होने का रीजन ये है कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे बड़ी चीज किस पे डिपेंड करती है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनका क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। तो कॉपी के अंदर एक बात लिखो, कॉपी के अंदर एक बात लिखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट काफी हद तक क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, काफी हद तक क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। काफी हद तक क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्रिस्टल स्ट्रक्चर काफी हद तक और क्रिस्टल स्ट्रक्चर काफी हद तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, मैग्नीस और टेक्नीशियम के अंदर, मैग्नीस और टेक्नीशियम के अंदर
एनामोलस बिहेवियर का रीजन होता है एनामोलस एनामोलस एनामोलस, ये देखो लिखा हुआ है। एनामोलस का मतलब होता है अनियमित, मतलब जो नियम के अनुसार ना चले। नियम के अनुसार तो इसका बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ रहा है, अचानक से डाउनफॉल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा तो लिखो, मैग्नीज और टेक्नीशियम में एनामोलस बिहेवियर उनके हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन, उनके हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन की वजह से आता है, जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण उनके अंदर लेस मेटेलिक, लेस इंटरमेटेलिक लिखना, लेस इंटरमेटेलिक, इंटर नहीं इंट्रामेटेलिक लिखो, विद इन द सेम मेटल हो रहा है ना। लेस इंट्रामेटेलिक बॉन्डिंग देखने को मिलता है, लेस इंट्रामेटेलिक बॉन्डिंग देखने को मिलता है, इंट्रामेटेलिक बॉन्डिंग देखने को मिलता है। हेंस मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, हेंस मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, हेंस मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। देखिए, आइए इधर देखिए, जब आप एनसीईआरटी के ग्राफ को देखेंगे ढंग से, तो एनसीईआरटी के ग्राफ को देखते वक्त क्या नजर आएगा कि देखिए टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, अचानक से मैग्नीज यहां पे डिक्रीज कर गया, मैग्नीज अचानक से ग्राफ में डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि यहां पे अगर हम बात करें जिरकोनियम, निवोलियम, मॉलिब्डेनम, और यहां पे टेक्नीशियम में अचानक डिक्रीज करने को देखने को मिल गया। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, D5 कन्फ्यूग्रेशन होने की वजह से क्या हुआ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो था, लेकिन इनका क्रिस्टल लैटिस जो था, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो था, वो कैसा पड़ गया, वीक पड़ गया। तो इसीलिए अचानक से बढ़ना चाहिए था, लेकिन अचानक से क्या कर गया, घट गया। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि एनामोलस होता है, किसके लिए होता है, मैग्नीज के लिए। मैग्नीज के लिए उसने मेंशन किया, लेकिन ग्राफ में टेक्नीशियम भी दिया गया है, तो मैग्नीज और टेक्नीशियम के लिए आप ध्यान देंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, यहां पे ये पहला लिख रहा है कॉपर के लिए, दूसरा लिख रहा है एयू के लिए, तीसरा लिख रहा है एजी के लिए। तो दूसरा आप यहां पे ध्यान देंगे, माइट पॉसिबल कि आपसे वो ऑर्डर पूछ ले कि कॉपर, एयू और एजी में तो सिल्वर का सबसे कम होगा, देन उसके बाद गोल्ड का होगा, देन किसका होगा, कॉपर का होगा। अब देखना जरा गौर से, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में अगला पॉइंट क्या है, एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, the number of covalent bond and the bond energy between the atom is expected to increase up to chromium family। मतलब क्रोमियम फैमिली तक बढ़ने का रीजन क्या है, क्रोमियम फैमिली तक करोड़ मोल वाला, ये देखो ये क्या है, करोड़ मोल वाला, यही है क्रोमियम फैमिली। तो यहां पे क्या कह रहा है कि एज द अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप अचानक से कहेंगे सर कोवेलेंट बॉन्ड कहां से आ गया, क्यों भाई, आपको लगता है कि मेटल के अंदर सिर्फ मेटेलिक इंटरेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। मेटेलिक इंटरेक्शन होगा, लेकिन वहां पे कोवेलेंट लाइक फिनोमेना भी ऑब्जर्व होती जाएगी, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा फजांस आएगा। और फजांस ने बोला था चार्ज ऑन कैटायन अगर बढ़ेगा, तो आप मुझे एक चीज बताइए सोच के कि उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा, तो ऑब्वियस है बढ़ेगा। मतलब जब ये अपने ऑक्साइड्स वगैरह बनाएंगे, उस कंडीशन में भी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आने का रीजन क्या है, तो एनसीईआरटी लिखती है बहुत क्लियर शब्दों में, हाँ नो डाउट उसको डिकोड करेंगे तो आपको पता चलेगा, दैट इज एड्स द नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड बॉन्ड एनर्जी, क्या क्या, कोवेलेंट बॉन्ड और बॉन्ड एनर्जी दोनों के बारे में, बिटवीन द एटम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज अप टू क्रोमियम फैमिली। मतलब कि अगर हम बात करें करोड़ मोल वाला, एक तो ऑर्डर ये भी ध्यान से देख के जाना, ठीक है। और अगर हम बात करें मन तक रे, अचानक से देखो रे में भी डिक्रीज हुआ है, रे में भी डिक्रीज हुआ है, हालांकि D5 सबके अंदर है, मन में भी D5 है, तक में भी D5 है, रे में भी D5 है, लेकिन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एनसीईआरटी ने सिर्फ स्टेटमेंट में किसको मेंशन किया, Mn को, लेकिन ग्राफ के जरिए इंफॉर्मेशन किसके लिए दिया, टेक्नीशियम और इसके लिए, अगर हम बात करें कि आर वाले ग्रुप के लिए, ठीक है, अगर हम बात करें आरई के लिए, इन दोनों के लिए एनसीईआरटी ने ग्राफ के अंदर इंफॉर्मेशन दिया। क्या इंफॉर्मेशन दिया कि भाई आखिर इनका एनामोलस बिहेवियर क्यों शो कर रहे हैं जब हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन है, तो रीजन क्या है कि इनके पास क्या है, D5 कन्फ्यूग्रेशन है। अब इस वजह से, और S2 भी क्या है, पूरा फुलफिल्ड है, मानते हो, तो क्या करते हैं, आस पड़ोस वालों से कम बॉन्डिंग करते हैं। अब कम बॉन्डिंग करोगे तो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं बनेगा, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बनेगा तो आप हल्का सा भी पॉइंट दोगे तो वो क्या करेगा, मेल्ट करेगा, और हल्का सा भी अगर हम बात करें कि उसको बॉयल करना चाहोगे तो वो बॉयल होगा। तो यहां पे जरा गौर से देखिएगा, आगे क्या लिखता है,
where each of the d orbital has only unpaired electron and the opportunity of covalent sharing is greatest। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप क्रोमियम के केस में देखेंगे तो हर जगह क्या दिखेगा आपको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ D5 है और 4s1 है, अरे है या नहीं है, यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, D4 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, D4 हो जाएगा। तो मैं अगर आपसे बात करूं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये जो भी स्पेसीज जो भी कंपाउंड बनाएगा वहां कोवेलेंट बॉन्डिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? एंड दैट इज द रीजन, अगर कहीं ना कहीं कहा जाए तो इनका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन मैग्नीज और टेक्नीशियम में अगर हम बात करें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन वही घमंड है कि मैं क्यों बॉन्डिंग करने जाऊं। मैग्नीज को लगता है मैं दूसरे मैग्नीज से क्यों बॉन्डिंग करूंगा, तो वो भी यही सोचेगा कि मैं पहले मैग्नीज से क्यों बॉन्डिंग करूंगा। उसको लगता है कि मैं बहुत स्टेबल हूं, दूसरा सोचता है मैं बहुत स्टेबल हूं, ठीक है मत करो, इस चक्कर में तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट ही कम हो जाएगा। तो मैग्नीज और टेक्नीशियम, और अगर हम आगे के फर्दर ग्रुप, हालांकि इनके लिए नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी इन दोनों के लिए ध्यान देना कि ये ड्रास्टिक चेंज आने के पीछे रीजन क्या है। तो सिंपल सी बात है, इनका घमंड। और वो घमंड कौन लेके डूब रहा है इनको, इनका हाफ फिल्ड कन्फ्यूग्रेशन का होना। आगे अगर हम बात करें, मैग्नीज एंड टेक्नीशियम हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्ड बिकॉज ऑफ स्टेबल हाफ फिल्ड कन्फ्यूग्रेशन। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए तो वो किसका होता है, मरकरी का। अब ये बात क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि जब एग्जाम्पलर में जाके आप ये लिखते हैं कि मरकरी इज ओनली लिक्विड मेटल, तो आप ऑब्वियस हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो वो मरकरी का होता है। अच्छा, दूसरा अगर सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि भैया हाईएस्ट बताइए किसका होता है, तो हाईएस्ट किसका होता है, टंगस्टन का। अगर नहीं होता तो बल्ब के अंदर नहीं यूज किया जाता। गांव के अंदर जो बल्ब यूज होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, उसके अंदर क्या यूज किया जाता है, टंगस्टन। तो वो आपसे ये पूछ सकता है, देखिए 5-6 सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल तो ये कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कारण बताइए। तो कारण में देखिए यहां पे मैंने आपको मेंशन किया है, ये वाली बात सबसे पहली चीज आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, अच्छा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो मैं तुमको बहुत क्लियर बता दूं कि पिछला अगर एम्स का पेपर अगर आप उठा के देखेंगे ना, तो उन सब के अंदर ये सब तरह के सवाल पूछे गए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अब एम्स एलिमिनेट हो गया तो अब हमें सवाल देखने को नहीं मिलता है जनरली। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं 2019 के पेपर के पहले आप उठा के देखिए तो वहां पे ये भी पूछा गया हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है। सो यू कैन नॉट इग्नोर दीज पॉइंट। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और ये जनरल लाइफ में आपने एनसीईआरटी में देखेंगे तो लिखा हुआ है कहीं ना कहीं कि टंगस्टन के बारे में क्यों लिखा हुआ है कि मतलब हाई फिलामेंट्स बल्ब में यूज किया जाता है। तो वो सब इंफॉर्मेशन अगर हम बात करें कि क्यों दी गई है, ऐसे ही थोड़ी अचार डालने के लिए थोड़ी दी गई है, उसको पढ़ने के लिए दिया गया है। तो आप समझिए, पहली चीज तो आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखना है ये ZnCdHg वाली बात। तीसरी चीज अगर मैं आपसे बात करूं तो मैग्नीज और टेक्नीशियम वाली। चौथा ये ग्राफ तो याद ही रखना है। पांचवा आपको क्या याद रखना है, ये वाला पॉइंट याद रखना है। ठीक है, ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, ग्राफ क्या कहना चाहता है। इसके अलावा जिंदगी का बाड़ा हो गई, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, और मेटल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के पीछे रीजन क्या इन्वॉल्व है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये बात अभी लिख लो इधर साइड में, वरना तुम ये पढ़ते पढ़ते भूल जाओगे। लिखो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन, दैट्स व्हाई यूज्ड इन फिलामेंट, दैट्स व्हाई यूज्ड एज फिलामेंट इन बल्ब, that's why used as filament, that's why used as filament in bulb, that's why used as filament in bulb। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है मरकरी का, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है मरकरी का। अगला पॉइंट ये लिख लेंगे, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट मरकरी का। ठीक है, लिख लीजिए लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है मरकरी का। अगला आ जाते हैं, देखिए दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है। अब पहली चीज, अगर आप एनसीईआरटी का एग्जांपल 8.2 पढ़ेंगे तो उसी के अंदर सवाल भी पूछा हुआ है, व्हाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट द हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। क्या लिखता है, बिकॉज द लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम दे हैव स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक क्या इंटरेक्शन and hence stronger bonding between atom result in higher enthalpies of atomization। अब what is this enthalpies of atomization? enthalpy का मतलब है एनर्जी,
और एटमाइजेशन का मतलब है कि एटमाइज कर रहे हैं आप, किसी भी एक एलिमेंट को, किसी भी एक मेटल को उठा रहे हैं, उसमें से एटम को निकाल रहे हैं, आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो पहला सवाल ये एनसीईआरटी ने दिया, व्हाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट द हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन? ट्रांजिशन एलिमेंट के पास ऐसी क्या खूबसूरत बात है कि वो हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन शो करते हैं? बहुत सिंपल कारण है, जो मेल्टिंग पॉइंट का कारण था वही इसका भी कारण है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, तो इंटर एटॉमिक मतलब आपस के ही एटम में बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होगी। अच्छा, बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होगी तो उससे क्या हो जाएगा, आपका एटोमाइजेशन मतलब एटमाइज करने की जो एंथैल्पी होगी, जो एनर्जी होगी, लगने वाली एनर्जी, वो क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सर अभी तो आपने बोला कि Mn जो है वो अपने आस पड़ोस वालों से कम बॉन्डिंग करेगा, इट मींस उसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन तो कम हो जाना चाहिए, वो भी एनामोलस होना चाहिए। देखो अचानक से कम हो जाता है या नहीं हो जाता है? देखो अचानक से 326, 473, 515, अचानक से 397 आ गया। 397 किसके लिए आया, क्रोमियम के लिए। तो एक बात तो ये भी तो D5 होता है भाई मेरे, ये भी तो D5 होता है। और अगर हम आगे जाए मैग्नीज में, तो मैग्नीज में अच्छा ये 4s1 है, फिर भी 4s1 3d5 है, और ये क्या है बोलिए जल्दी, 3d5 4s2। अचानक से इसके लिए और डिक्रीज कर गई, फिर अचानक से बढ़ना शुरू हुई, बढ़ना शुरू हुई, बढ़ना शुरू हुई, अचानक देखो कॉपर और जिंक के लिए फिर डिक्रीज कर गई। तो सिंपल सी बात है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट जनरली कोई ऐसा डिस्कशन दिया नहीं गया बस ZnCd Hg को छोड़ के। तो अगर हम आपसे बात करें मेल्टिंग पॉइंट हो या फिर आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो, ये सब चीजें किस पे डिपेंड करेंगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। इसीलिए वो सारी चीजें एक सीक्वेंस में, अगर आप देखेंगे ये जो चीजें जमाई गई हैं, हाँ आपको लग सकता है कि एनसीईआरटी के सीक्वेंस को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना कि आपको एक के बाद दूसरा अगर आपको याद रखना है तो थोड़ा सा आपको यह समझ में आ जाएगा कि भैया एक के बाद दूसरा याद रखना बड़ा इजी हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट के बाद एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन आएगा तो ही एटॉमिक साइज के फैक्टर्स आएंगे आपको, कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कहां लग रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहां लग जा रहा है, और उसी के बाद आप मेल्टिंग पॉइंट को बहुत आसानी से समझ पाएंगे, और उसी के बाद एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कुछ नहीं होता है, आप इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स को तोड़ के एक एटम को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी को हमने क्या बोला, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लिखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बारे में लिखो, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन को तोड़कर बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी, by the help of energy, by the help of energy, by the help of energy in atomic form, 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 in atomic form is known as enthalpy of atomization, 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 जो जनरली कॉपर और मैग्नीज, सॉरी क्रोमियम एंड मैग्नीज, क्रोमियम एंड मैग्नीज, जो जनरली क्रोमियम एंड मैग्नीज एंड कॉपर एंड जिंक, एंड कॉपर एंड जिंक, एंड कॉपर एंड जिंक में एनामोलस बिहेवियर दिखाएगा, में एनामोलस बिहेवियर दिखाएगा, में एनामोलस बिहेवियर दिखाएगा, में एनामोलस बिहेवियर दिखाएगा। ठीक है, इंटेक्स का सवाल है, इन दी सीरीज स्कैंडियम टू जिंक द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोवेस्ट। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो सिंपल सी बात है, क्या है उसके पास, फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है, तो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन कैसे होंगे, बड़े वीक होंगे, तो एटमाइज करना क्या हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब अगर हम आगे चलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के अंदर, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बाद अगर आप ग्राफ देखेंगे थोड़ा सा, तो ग्राफ आपको देखने को क्या मिलेगा, ग्राफ के अंदर अगर आप ढंग से देखेंगे तो ग्राफ के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये क्या है, ये देखो यहाँ पे ये कौन कौन है। तो अगर आप ढंग से देखें तो पिंक वाली लाइन किसके लिए शुरू हुई, 3D के लिए, तो ये पिंक वाला किसके लिए हो गया, जिंदगी। उसके बाद से कौन हो गया बोलिए जल्दी, कबाड़ा।
और उसके बाद कौन हो गया, हो गई। तो यहां पे जिंदगी कबाड़ा हो गई में भी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा Zn के लिए, देन किसके लिए हो जाएगा, Cd, देन किसके लिए हो जाएगा, Hg के लिए हो जाएगा। तो ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ऑर्डर इनके अंदर देखने को मिल सकता है। आगे अगर हम बात करते हैं द मेटल्स ऑफ 4D एंड 5D सीरीज, अगर आप देखेंगे ये कौन सी सीरीज है बेटा, तो ये वाली सीरीज है सीरीज नंबर 2 4D, और ये वाली सीरीज कौन है, 5D। क्या लिखती है एनसीईआरटी, द मेटल ऑफ 4D एंड 5D सीरीज हैव ग्रेटर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज। 3D सीरीज से 4D और 5D की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या पाए जाते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं। आगे क्या लिखती है, corresponding element of 3D, and this is an important factor indicating for the occurrence of much more frequent metal-metal bonding in the compound of heavy transition metal। मतलब कि अगर हम बात करें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 4D और 5D वालों का क्या है, ज्यादा है। अगर हम बात करें कि क्या हम बात कर रहे हैं कि अगर हम बोले आपसे 3D और 4D और 5D में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अगर मान लीजिए 5D के लिए सबसे ज्यादा आ रहा है, 5D के लिए सबसे ज्यादा आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा जिंदगी कबाड़ा हो गई में सेम उल्टा हो जा रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो अगर हम बात करें, आपको पता है 5D और 4D का ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन किसके अंदर मौजूद है, 3D वालों के अंदर या 4D और 5D वालों के अंदर, 4D और 5D वालों के अंदर। तो वही बात तो कह रहा है द मेटल्स ऑफ 4D एंड 5D सीरीज have greater enthalpies of atomization than the corresponding element of 3D, and this is an important factor indicating for the occurrence of much more frequent metal-metal bonding in the compounds of heavy transition metal। Now what is this heavy transition metal, वो किसको बोल रहा है, तो वो 4D और 5D को। क्यों भाई, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। और आप पता है कि आप 3D से 4D में जाओगे, 4D से 5D में जाओगे, तो वॉल्यूम तो घटेगा लेकिन मास क्या करेगा, बढ़ेगा। अरे हाँ ना, बताओ। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम घट रहा है, मास बढ़ रहा है, तो डेंसिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए अगला पॉइंट जो रिलेटेड होगा वो किससे रिलेटेड होगा, डेंसिटी से। तो ये तो खैर लिखना नहीं है। अगला पॉइंट अगर हम बात करें डेंसिटी, तो डेंसिटी जरा गौर से देखना। देखो मेल्टिंग पॉइंट समझोगे तो आगे का अपना खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट समझा तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आसान हुई है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को समझा तो डेंसिटी रिलेट हो जाएगा उससे। अब सुनना जरा गौर से, डेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो डेंसिटी भी अगर हम बात करें, एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है, एक चार्ट है, उस चार्ट के अंदर सारा सब कुछ दे दिया गया है, सब कुछ। अगर हम बात करें डेंसिटी, देखिए 3.43 है, 4.1 है, 6.07, 7.19, 7.21, 7.8, 8.7, यहाँ पे 8.9, 8.9, और अचानक से अगर हम बात करें जिंक के लिए कितना आ गया, 7.1। तो अगर आप बात करेंगे कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम होने के बाद कहा जाता है कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक डेंसिटी इंक्रीज करती है। नहीं, याद रखिएगा कि जिंक के केस में एनसीईआरटी ने डेटा दे रखा है कि जिंक के केस में क्या कर जाती है, अचानक से फॉल डाउन कर जाती है, यानी कि लगभग लगभग किसके बराबर हो जाती है, ये किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे साइंस टीचर वेरी, उसके बाद कौन आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। जिंक यहां पे कहीं आएगा, समझ रहे हो मेरी बात को, जिंक यहां पे आएगा, बाकी आगे जाने पे बढ़ता चला जाएगा। सिंपल सी बात है, D10 कन्फ्यूग्रेशन है, 4s2 है, आस पड़ोस वालों से बहुत कम बॉन्डिंग करेगा। बहुत कम बॉन्डिंग करने की वजह से इसका नेट रिजल्ट क्या हुआ कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम तो हो रहा था, ठीक है, लेकिन आप एक चीज और सोच के बताइए कि क्या ये बॉन्डिंग कर पा रहा है, नहीं बॉन्डिंग कर पा रहा है अपने आस पड़ोस वालों से। तो ओवरऑल पूरे अगर एलिमेंटल फॉर्म में हम डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। जनरली अपन याद रखते हैं कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक इंक्रीज करती है। एनसीईआरटी के डेटा के अनुसार अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा जिंक का पहले आएगा भाई। तो जिंक का आप याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं किसके बीच में आएगा, वी और सीआर के बीच में आता है। इसका 6.07 है, इसका 7.19 है, उसका कितना है, 7.10 होता है तकरीबन, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें कि जिंक कहां आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। रेस्ट अगर हम बात करें, डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम, जो कि कंटीन्यूअस बढ़ रहा है। इस वजह से हमने क्या बोला कि अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। आगे अगर हम बात करते हैं डेंसिटी के बाद, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, स्निप लेके मैंने डाल भी दिया है कि कहां कहां पे, वो जो नोट्स भेजा था उसके अंदर आप जाके खोलिएगा, वहां पे सबका आयोनाइजेशन पोटेंशियल तरीके से करा रखा है। एनसीईआरटी में ये भी बता दे रहा हूं कहां कहां पे प्रॉब्लमेटिक डेटा है। देखो एक तो प्रॉब्लमेटिक डेटा यहां पे है,
1592 या 1509 है। यानी कि क्रोमियम का जो देखो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है, क्रोमियम का कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है मैग्नीज से, ठीक है। इसके बाद से दूसरा एक तो यहां प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तीसरा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी कॉपर एंड जिंक में। अब उनका रीजन प्रॉपरली यहां पे दिया गया है, पीरियोडिक टेबल में कराया गया, वापस मैं नहीं कवर कर रहा, हाँ स्निप लगा के जरूर डाल दिया है कि आप एक बार वापस पढ़ लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं यहां पे अगर हम आगे बात करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, एसआरपी वैल्यू। देखिए एसआरपी वैल्यू या एसओपी वैल्यू क्या होती है, देखिए दो चीज होती है। इफ एसओपी इज पॉजिटिव मतलब कि दिस मींस ऑक्सीडेशन विल बी इजी। अगर हम बात करें एसआरपी इज पॉजिटिव दिस मींस रिडक्शन विल बी पॉजिटिव इजी। अगर हम बात करें कि एक होता है एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और एक होता है एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब सिंपल सी बात है, मैं अगर तुम्हें एक पढ़ने का तरीका बताऊं कि मान लीजिए ई नॉट की वैल्यू किसी के लिए M2 प्लस से कितनी दे दी, M दे दी। अगर ये दे दिया इसका मतलब क्या है कि अगर यहां पे M2 प्लस से आप M बनाना चाहते हो, हमेशा कैसे पढ़ोगे, M2 प्लस से आप M बनाना चाहते हो। मान लीजिए मेटल आयन था, उसको 2 इलेक्ट्रॉन खिला के न्यूट्रल बनाना चाहते हो, तो अब ये बताएगा कि क्या वो इलेक्ट्रॉन खाएगा या वो इलेक्ट्रॉन नहीं खाएगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव है इट मींस वो कहना चाहता है कि हाँ वो खाएगा। अगर मान लो ये वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब है कि वो कहना चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन नहीं खाएगा। अब अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है किसके लिए, आप स्कैंडियम के लिए कोई डेटा ही नहीं दिया, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और जिंक सबके लिए देखिए ऑलमोस्ट कितना दिया हुआ है, नेगेटिव। लेकिन कॉपर के लिए जब आप देखते हैं तो कॉपर के लिए कितना दे रखा है, प्लस 0.34। यानी कि अगर हम बात करें ये क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है M2 प्लस, किसकी बात कर रहा है बोलो जल्दी, M2 प्लस। M2 प्लस का मतलब क्या हो गया, M2 प्लस से M भेजोगे, M2 प्लस से M भेजोगे, यानी कॉपर 2 प्लस को बोलोगे कि एक काम करो तुम इलेक्ट्रॉन खा के जीरो में चले जाओ, तो वो क्या करेगा, वो सीधा सीधा क्या, यहां पे देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जाना चाहेगा या नहीं जाना चाहेगा, यस जाना चाहेगा, बिल्कुल जाना चाहेगा। बाकी अगर मैं बोलूं कि टाइटेनियम को बोलोगे मना करेगा, वेनेडियम को बोलोगे मना करेगा, क्रोमियम को बोलोगे मना करेगा, मैग्नीज को बोलोगे मना करेगा, आयरन को बोलोगे मना करेगा, कोबाल्ट को बोलोगे मना करेगा, निकल के लिए बोलोगे मना करेगा, जिंक के लिए बोलोगे मना करेगा। लेकिन अगर आप कॉपर को बोलोगे तो कॉपर क्या बोलेगा, हाँ साहब मैं जाने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी के डेटा के अनुसार अगर हम बात करें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये मैं बताऊं आपको कि इसके पीछे आप कुछ भी लॉजिक दे लीजिए, ये केवल और केवल महज और महज अगर हम बात करें तो ये डेटा के बेसिस पे निर्धारित किया जाता है। ये आप ऐसे नहीं बोल सकते, फॉर्मूला नहीं है कोई कि फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लूंगा। इसके लिए आपको रिएक्शन करानी पड़ेगी, और करा के जब देखी गई तो कितना पाया गया, कॉपर के लिए प्लस 0.34 वोल्ट पाया गया। ठीक है, इस चैप्टर में दो लोगों के लिए मैं बोलूंगा, एक तो कॉपर के लिए बोलूंगा और एक सीरियम के लिए बोलूंगा। सीरियम के लिए होता है प्लस 1.74 और कॉपर के लिए कितना होता है 0.34। लेकिन वो सीरियम जो आएगा वो एफ ब्लॉक के अंदर आएगा। अभी सुनना ढंग से कि अगर M2 प्लस से बोलोगे M बनना है तो कौन बनेगा, इसमें कॉपर बनेगा, बाकी सब क्या करेंगे, नहीं बनेंगे। यानी Zn+2 बनेगा या Zn बनेगा, ये मुझे बताओ, Zn+2 या Zn, Zn+2 या Zn, Ti2 प्लस या Ti। अगर हम बात करें कि एक बात मुझे बताइए, Cr2 प्लस या Cr, Cr2 प्लस या Cr। अच्छा एक बात बताओ, V2 प्लस और V, लेकिन कॉपर 2 प्लस या कॉपर, कॉपर। अब आपको याद आया कि कॉपर इलेक्ट्रॉन खा क्यों रहा था एक्वस मीडियम के अंदर, क्योंकि कॉपर की टेंडेंसी है, बाकियों की टेंडेंसी नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो इसलिए अगर हम बात करें कि M2 प्लस से M बनने के लिए बोलोगे, अगर वैल्यू पॉजिटिव है हाँ बनना चाहता है, वैल्यू नेगेटिव है नहीं बनना चाहता है, हाँ बनना चाहता है, हाँ बनना चाहता है, और नहीं बनना चाहता है, नहीं बनना चाहता है, नहीं बनना चाहता है। पहली चीज, अगर हम बात करें कि एक बनना चाहता है और दूसरा नहीं बनना चाहता है। अब अगर हम ये बात करें कि ये बनना चाहता है, ये किसके लिए एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है आपका किसके लिए, अगर हम बात करें ये वाला एग्जाम्पल, तो ये वाला एग्जाम्पल है केस 1। केस 1 मैंने लिख रखा है किसके लिए, कॉपर के लिए, बनना चाहता है। दूसरा आ जाओ, M3 प्लस से M2 प्लस बनाओगे, M3 प्लस से M2 प्लस मतलब कि M के ऊपर 3 चार्ज है, जैसे Zn+3 है, और इसको बोलो कि क्या तुम M2 प्लस बनोगे, तो सिंपल सी बात है, अगर आप देखिए M3 प्लस से M2 प्लस बनाना चाहते हो, कह रहे हैं नहीं बनूंगा,
नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा, आगे जितने हैं सब कहते हैं बनूंगा। इनफैक्ट मैं आपके इसके लिए भी बता देता हूं, ये भी जो होते हैं ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं बनूंगा। मतलब कि अगर हम बात करें क्रोमियम तक की आप बात करेंगे तो ये लोग तो मना करेंगे, लेकिन अगर मैग्नीज से आगे जाओगे, मैग्नीज हुआ, आयरन हुआ, मतलब कि Fe+3 ले लो और बोलो +2 बनोगे, कहता है बनूंगा। Mn+3 ले लो, बोलो +2 बनोगे, बोलेगा बनूंगा। अगर आप बोलोगे कोबाल्ट+3 ले लेता हूं, +2 बोलोगे बनने के लिए, बोलता है बनूंगा। अगर हम बात करें Ni+3 ले लूं और +2 बोलूं बनने के लिए, कहता है बनूंगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं आपसे बात करूं केस नंबर 2, क्रोमियम तक नेगेटिव और आगे जाने पर पॉजिटिव है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेटेलिक नेचर कम होगा। अब मेटेलिक नेचर कम होगा और कौन सा नेचर बढ़ेगा? नॉन मेटेलिक नेचर। यानी कि अगर हम बात करें है सब मेटल, लेकिन इनमें जो है ये ज्यादा मेटेलिक है और ये कैसा है? लेस मेटेलिक है। तो अगर आप बोलोगे कि भैया एक बात तो इनके लिए नेगेटिव है, बाकियों के लिए पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब मैं जा रहा हूं तो मेटेलिक नेचर क्या कर रहा है आपका? इंक्रीज नहीं कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और डिक्रीज कर रहा है तो नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है, और नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन खाना कब नहीं पसंद है भाई? इसीलिए क्रोमियम तक नेगेटिव है और आगे जाने पर पॉजिटिव है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि सवाल आपसे बना के पूछ लिया कि Mn के लिए आप मुझे ये चीज सोच के बताइए कि Mn के लिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है? +1.57। अब Mn3+ से बोल रहे हो Mn2+ बनने के लिए, वो मना नहीं कर रहा है आपसे, कह रहा है कि हाँ साहब बनूंगा। क्यों? बनने के पीछे लॉजिक क्या है? तो सिंपल सी बात है, Mn3+ से Mn2+ बनाओगे तो Mn2+ कैसा होता है? हाफ फील्ड कंफ्यूग्रेशन, तो वो बनना चाहेगा, तुरंत बनना चाहेगा। Fe+3 से Fe+2 बनाना चाहोगे तो कहेगा हाँ साहब बनना चाहूंगा। इनफैक्ट आगे आप बढ़ते जाइए, आगे आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सबके लिए पॉजिटिव होता है। निकल के लिए भी पॉजिटिव होता है, कॉपर के लिए भी पॉजिटिव होता है, जिंक के लिए भी पॉजिटिव होता है। अगर हम बात करें इन सब के लिए ये क्या वैल्यू हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो याद रखेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में एक तो केस 1 है। केस 1 किसके केस में पूछा जा सकता है? कॉपर। कि कॉपर को अगर मैं बोलूं कि कॉपर +2 से क्या कॉपर बनना चाहते हो, तो इसका जवाब क्या होगा? हाँ बिल्कुल बनना चाहते हैं। अगर हम बात करें कि मन हो या फिर अगर हम बात करें आयरन हो, ये मन हो +3 या आयरन हो +3, या फिर अगर हम बात करें कोबाल्ट हो +3, अगर इनसे पूछा गया कि क्या आप लोग यहां पे +2 में जाना चाहते हैं, कोबाल्ट बोला हाँ जाना चाहता हूं, आयरन भी बोला हाँ जाना चाहता हूं, और Mn भी बोला हाँ जाना चाहता हूं, तो यहां पे अगर हम बात करें कि इनका भी जवाब आएगा हाँ। अब रीजन क्या है? तो रीजन एक इसके लिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कि अब वो बहुत स्पेसिफाई करके आपसे सवाल ये पूछ लेता है। तो यहां पे याद रखिएगा रीजन क्या होगा? हाफ फील्ड कंफ्यूग्रेशन। यहां पे रीजन हो जाएगा हाफ फील्ड कंफ्यूग्रेशन। लिख लो, कॉपी के अंदर लिख लो, लिखो कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल of Mn3 plus to Mn2 plus of Mn3 plus to Mn2 plus of Mn3 plus to Mn2 plus Mn3 plus to Mn2 plus standard reduction potential of Mn3 plus to Mn2 plus is positive is positive is positive is positive because after becoming Mn2 plus after becoming Mn2 plus after becoming Mn2 plus it will achieve it will achieve it will achieve it will achieve what? Half filled configuration. ठीक है, ऐसे ही आयरन में होगा, ऐसे ही कोबाल्ट में होगा, निकल में भी होगा, कॉपर में भी होगा, जिंक में भी होगा। ठीक है, अब जिंक के लिए भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है ये वैल्यू, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो याद रखिएगा इन सब के लिए, Mn के लिए, आयरन के लिए, कोबाल्ट के लिए, निकल के लिए, कॉपर के लिए, जिंक के लिए। तो एनसीईआरटी के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। जनरली हम इसी को सिर्फ मान के चलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डेटा के अंदर सबके बारे में दिया गया है, तो प्लीज बी अवेयर कि वो हो सकता है Mn आज तक वो पूछता है, दैट डजंट मीन कि वो आगे भी Mn ही पूछेगा। ठीक है, तो आप अपने एंड से पूरी तरीके से तैयार रहिए। चूंकि क्या होता है, Mn हम जानबूझ के याद रखते हैं, कॉपर हम जानबूझ के याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर को जेई के पेपर के अंदर देखा गया है, कई बार देखा गया, Mn को देखा गया है, तो अपन क्या कह देते हैं, कॉपर और Mn इन जनरल। लेकिन मैं आपको बता दूं, पेंडेमिक सेशन हैज बीन ओवर नाउ।
नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। अगर वो एनसीईआरटी में दिया है तो वो आपको बात पता होनी चाहिए, इधर पूछे वो या ना पूछे। क्या जानते हो, तुम्हारी किस्मत रही, अगर मान लो अगर गलती से पूछ लिया, नहीं याद आया, क्या करोगे उस समय, गया 4 नंबर। तो एनीवे आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, स्पेशली एनसीईआरटी। आप अपना कोर्स सिलेबस तो नहीं मिस कर सकते ना, मेन इंपॉर्टेंटली वो है। तो याद रखिएगा कि अगर हम बात करें M2+ से M बनने के लिए सिर्फ कॉपर हामी भरेगा, बाकी और कोई नहीं। लेकिन M3+ से M2+ बनने के लिए क्रोमियम तक कोई हामी नहीं भरेगा, लेकिन क्रोमियम के बाद सब हामी भरेंगे। ठीक है, क्यों नहीं? अच्छा, क्रोमियम क्यों नहीं भरना चाहता है, रीजन क्या है? तो क्रोमियम 3+ में ज्यादा स्टेबल है। लिख लो, लिखो, क्रोमियम 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 3+ से 2+ इसलिए नहीं बनना चाहता है, क्रोमियम 3+ से 2+ इसलिए नहीं बनना चाहता है, क्रोमियम 3+ से 2+ इसलिए नहीं बनना चाहता है क्योंकि उसे अपना हाफ फिल्ड नेचर, उसे अपना हाफ फिल्ड नेचर अकॉर्डिंग टू सीएफटी, अकॉर्डिंग टू सीएफटी, अकॉर्डिंग टू सीएफटी खोना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू सीएफटी खोना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू सीएफटी खोना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलें। आगे एक और पॉइंट लिखो, मैग्नीज से आगे जाने पर, मैग्नीज से आगे जाने पर, मैग्नीज से आगे जाने पर +3 से +2 बनने की टेंडेंसी, +3 से +2 बनने की टेंडेंसी, +3 से +2 बनने की टेंडेंसी इसलिए बढ़ जाती है, इसलिए बढ़ जाती है, इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि, क्योंकि आगे जाने पर, आगे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है, हेंस मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है, हेंस इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, हेंस इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। वो आपसे पूछ ले कि कोबाल्ट 3+ कोबाल्ट 2+ में क्यों कन्वर्ट होना चाहता है, तो वहां कोई हाफ फील्ड का कंफ्यूग्रेशन का रीजन नहीं दे पाओगे। तो वहां आपको ये बोलना पड़ेगा कि भाई ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आगे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, घट रहा है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इसीलिए आगे जाने पर सबके लिए ये डेटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कोबाल्ट के लिए मेंशन किया है, निकल कॉपर जिंक के लिए नहीं किया है, तो याद रखिएगा इनके लिए। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं एसआरपी, देखिए जरा गौर से, एसआरपी क्या है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, यहां पे पहले एक सवाल को समझो, द ई नॉट वैल्यू फ्रॉम M2+ टू M वैल्यू फॉर द कॉपर इज पॉजिटिव। कॉपर के लिए ये वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव होती है। व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर दिस, इसके लिए पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है? देखो, कोई भी अगर मैं बात करता हूं आपसे, बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी अगर हम बात करें कि कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन खा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कैसे खाएगा? पहले तो ये बताओ, मेटल सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन खाएगा या किस स्टेट में, आयनिक स्टेट में इलेक्ट्रॉन खाएगा? अब देखना जरा गौर से, यहां पे हिंट के तौर पे लिखा है कंसीडर्ड इज हाई डेल्टा एच एंड लो हाइड्रेशन। सिंपल सी बात है, कॉपर के लिए ये बात पॉजिटिव होती है। क्यों होती है? तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले कॉपर कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। अब इसको पहले किस में कन्वर्ट करोगे आप, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करोगे, तो इसके लिए कौन सी एनर्जी लगेगी, सब्लिमेशन एनर्जी, डेल्टा एच सब्लिमेशन। तो यहां पे हेस लॉ के अकॉर्डिंग, हालांकि ये मैंने कल बोल दिया था, फिर भी देख लो, डेल्टा एच सब्लिमेशन लगा सबसे पहली चीज। उसके बाद से मेटल गैसियस को आपने क्या बनाया, मेटल प्लस गैसियस बनाया। इसके लिए आपको क्या देनी पड़ी, आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब आईपी देनी पड़ी। और इसी मेटल गैसियस को वापस से आपने जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में डाला, तो अब पानी के मॉलिक्यूल घेर के यहां से क्या रिलीज करवाएंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। यानी कि हेस लॉ के अकॉर्डिंग ये एनर्जी लगी, ये एनर्जी लगी, और ये एनर्जी क्या हुई है, निकली है। तो मैंने कहा कि ये रिलीज्ड एनर्जी जो होती है, दैट इज नॉट कंपनसेटेड बाय व्हाट, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। जो रिलीज्ड एनर्जी होती है, ये कंपनसेट नहीं की जा सकती। किसके द्वारा कंपनसेट नहीं की जा सकती, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। तो हिंट के तौर पे क्या लिखता है, कंसीडर्ड इज डेल्टा एच, हाई डेल्टा एच एंड लो हाइड्रेशन। कहने का मतलब क्या है, हाई डेल्टा एच कहने का मतलब क्या हो गया, वो इन दोनों एनर्जी के लिए क्या बोल रहा है, डेल्टा एच। ये रहा डेल्टा एच। अगर हम बात करें डेल्टा एच नॉट, सब्लिमेशन और आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो लगने वाली एनर्जी है, कह रहा है कि कंसीडर्ड इट्स हाई डेल्टा ए एच,
यानी कि सब्लिमेशन और आईपी जो है ये ज्यादा है और हाइड्रेशन जो है ये कम है, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी कैन नॉट कंपनसेट व्हाट, हाँ, सब्लिमेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसीलिए M2 प्लस से M बनने की टेंडेंसी जो होती है वो कॉपर के लिए क्या पाई जाती है, पॉजिटिव पाई जाती है। तो लिखो ये बात कॉपी के अंदर, कॉपर 2 प्लस से, कॉपर 2 प्लस से, कॉपर 2 प्लस से, ए सोने आती हो क्लास में, कॉपर 2 प्लस से कॉपर बनने के लिए, कॉपर 2 प्लस से कॉपर बनने के लिए, कॉपर 2 प्लस से कॉपर बनने के लिए ई नॉट वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, ई नॉट वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि 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 ई नॉट वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है क्योंकि जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, ब्रैकेट में लिख लेना सब्लिमेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, सब्लिमेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैन नॉट बी कंपनसेटेड बाई, कैन नॉट बी कंपनसेटेड बाई, कैन नॉट बी कंपनसेटेड बाई released energy, released energy, released energy cannot be compensated by released energy, cannot be compensated by released energy, that is hydration energy, that is hydration energy। अब सब्लिमेशन एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड थी ये समझो, क्योंकि कोई भी मेटल कौन सी स्टेट में है, सॉलिड अवस्था में है, हमको उससे अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले कहां ले जाना पड़ेगा, गैसियस। तो लिखो जनरली मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं, जनरली मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं, जनरली मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जनरली मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जनरली मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जनरली मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले हमें गैसियस स्टेट में ले जाना पड़ता है, पहले हमें गैसियस स्टेट में ले जाना पड़ता है, पहले हमें गैसियस स्टेट में ले जाना पड़ता है। अगली पॉइंट लिखोगे, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी चेंज रिक्वायर्ड, energy change required for the conversion of, for the conversion of solid state, solid state to gaseous state, solid state to gaseous state is sublimation energy, is sublimation energy, is sublimation energy, is sublimation energy, is sublimation energy। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। मान लीजिए अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये क्या है आपके, ये मेटल है, 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 ये सब मेटल है, ठीक है। तो इनके बीच वाले जो स्पेस है, इस स्पेस को बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल वॉइड। क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल वॉइड। अब जनरली जो मेटल्स होते हैं इनकी साइज कैसी होती है, तो इनकी साइज जो होती है वो बड़ी होती है, और इनके बीच का जो ये वॉइड बन रहा है, जो स्पेस बन रहा है, वो कैसा होता है, छोटा होता है। तो ऑब्वियस है यहां पे छोटे में कौन बैठ पाएगा, कोई मेटल बैठ पाएगा या कोई नॉन मेटल बैठ पाएगा, ये बताओ, नॉन मेटल। तो अगर हम सबसे पहली चीज अगर हम आपसे बात करते हैं कि यहां पे नॉन मेटल के तौर पे कौन कौन बैठता है, तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, बोरॉन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, जनरली इस ट्रैप में फंसते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज लिखा जा रहा है, दे आर जनरली नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड। कहने का मतलब क्या है कि आप क्या गारंटी दे सकते हो इस बात की कि ये जो मेटल का अरेंजमेंट है ये प्रॉपर सिमेट्रिकल ही है। कहीं अगर अनसिमेट्रिकल हुआ तो ये वॉइड छोटा या बड़ा दोनों हो सकता है, और दोनों हो सकता है तो दोनों जगह पे अलग अलग नॉन मेटल बैठेंगे।
फिर तो अलग अलग साइज आ गई ना, अलग अलग साइज रेंज आ गई। तो यहाँ पे अलग अलग नॉन मेटल, मान लो लेट सपोज यहाँ हाइड्रोजन बैठ गया, यहाँ पे कौन बैठ गया, कार्बन बैठ गया, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड तो है ही है। और अगर है तो वो कैसा होगा, स्टाइक्योमेट्रिक होगा या नॉन स्टाइक्योमेट्रिक होगा, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। अगली बात अगर हम करें, नीदर टिपिकली आयनिक नॉट टिपिकली कोवेलेंट। एनसीईआरटी का जब आप अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये ना तो आयनिक होता है और ना तो कोवेलेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कि मेटल मेटल इंटरेक्शन अगर सिर्फ पाया जाए तो मेटेलिक कहा जाएगा, नॉन मेटल पाया जाए तो कोवेलेंट कहा जाएगा। यहां तो मेटेलिक इंटरेक्शन भी है, नॉन मेटेलिक इंटरेक्शन भी है, इसीलिए ये ना तो टिपिकली आयनिक होगा ना ही टिपिकली कोवेलेंट होगा। अगला स्टेटमेंट एनसीईआरटी का कि कहा जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर वेरी हार्ड, ये बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। क्यों कठोर होते हैं? ऑब्वियस है, अगर हम बात करें कि यहां पे कैसा इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है, आयनिक इंटरेक्शन भी देखने को मिल रहा है और कोवेलेंट इंटरेक्शन भी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कि डायमंड के अंदर कोवेलेंट इंटरेक्शन ही तो है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हार्डनेस है। बहुत ज्यादा हार्डनेस होने के पीछे रीजन क्या है कि वहां पे कोवेलेंट इंटरेक्शन ही तो है। तो अगर हम बात करें आयनिक और टिपिकली कोवेलेंट होने की वजह से ये कैसे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। और ये बात कहां पे लिखी हुई है, डायमंड्स के केस में जब आप देखेंगे, सम बोराइड्स, बोराइड्स बोले तो बोरॉन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बोरॉन। सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस, डायमंड में हार्डनेस का एक बहुत बड़ा मुख्य कारण कौन है, तो वो उसके पीछे कारण है बोरॉन। ठीक है, अगर हम बात करें हाई मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल, सिंपल सी बात है, पहले मेटल मेटल था तो सिर्फ मेटल मेटल की बॉन्डिंग थी। अब अगर हम बात करें तो मेटल भी आ गया, नॉन मेटल भी आ गया, तो यहां मेटल और नॉन मेटल दोनों तरह की बॉन्डिंग होने लगी। अब दोनों तरह की बॉन्डिंग होने की वजह से जो प्योर मेटल था जिससे ये बने हुए हैं, उसके कंपैरिजन में इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दे रिटेन देयर मेटेलिक कंडक्टिविटी। नाउ कंडक्टिविटी किस बात पे डिपेंड करती है, मूवमेंट ऑफ आयन पे। किस पे डिपेंड करती है, मूवमेंट ऑफ आयन पे। अब एक बात बताओ, यहां कोई आके बैठ रहा है, यहां कोई खाली जगह में अगर आके बैठ रहा है, उस पर अगर हम बात करें कंडक्शन पे क्या फर्क पड़ा, तो एनसीईआरटी ने फिर अगला पॉइंट जाते जाते लिखा है कि इनके अंदर मेटेलिक कंडक्टिविटी नहीं बदलती है। क्यों नहीं बदलती है, सिंपल सी बात है, मूवमेंट ऑफ आयन नहीं बदल रहा है तो मेटेलिक कंडक्टिविटी भी नहीं बदलेगी। तो कॉपी के अंदर ये पॉइंट लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ कंडक्टिविटी 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 हमेशा मूवमेंट ऑफ आयन पे निर्भर करती है, मूवमेंट ऑफ आयन पे निर्भर करती है। मूवमेंट ऑफ आयन पे निर्भर करती है। और इंटरस्टिशियल वॉइड में अगर कोई नॉन मेटल आके बैठ भी जा रहा है, अगर कोई नॉन मेटल आके बैठ भी जा रहा है, तो उससे तो उससे तो उससे मेटेलिक कंडक्टिविटी पर मेटेलिक कंडक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे मेटेलिक कंडक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई नॉन मेटल आके अगर बैठ भी जा रहा है तो उससे मेटेलिक कंडक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे आर केमिकली इनर्ट, ये केमिकली कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं। सिंपल सी बात करता हूं कि अगर आपने स्टील का एग्जांपल, स्टेनलेस स्टील का एग्जांपल सुना होगा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है, और स्मॉल अमाउंट में क्या पाया जाता है, कार्बन भी पाया जाता है। समझ रहे हो? तो फिक्र नहीं करना, कार्बन स्टेनलेस स्टील पर जंग नहीं लगेगी। ठीक है, याद रखने का तरीका, फिक्र नहीं करना, स्टेनलेस स्टील पर जंग नहीं लगेगी। तो अगर हम बात करें कि स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या क्या होता है, तो डेट इज आयरन, क्रोमियम, निकल, कार्बन। इनफैक्ट थोड़े बहुत अमाउंट में अगर उसके अंदर आप देखेंगे तो डेट इज कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन हम उन सबको इग्नोर करके चलते हैं। तो स्टेनलेस स्टील के केस में, अच्छा एक बात याद रखिए, जैसे मान लीजिए ये टाइटेनियम है, टाइटेनियम है, टाइटेनियम है, टाइटेनियम है, अगर इसके बीच वाले स्पेस में अगर मान लीजिए आके कौन बैठ जाए, कार्बन आके बैठ जाए, तो हम बोलेंगे टाइटेनियम कार्बाइड। ठीक है,
आयरन आयरन सब कुछ जगह हमने क्या ले लिया, आयरन। बीच वाली स्पेस में कौन आके बैठ गया, आयरन के साथ हाइड्रोजन बैठ गया। तो हम इसे क्या बोलेंगे, अगर हम बात करें तो Fe3H बोल रहे हैं। तो ये क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। ऐसे TiH 1.70, मतलब कि ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक है। पहली बात बोली थी मैंने, कहा कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि किस फिक्स रेशियो में ही बैठेगा। जैसे कि VH 0.56 एक बार जेई के अंदर ये पूछा हुआ भी है, ठीक है। बाकियों का उतना नहीं पूछा है, लेकिन इसके बारे में जेई के अंदर अभी पूछा हुआ है कि वेनेडियम के साथ हाइड्रोजन बैठता है किस रेशियो में बैठता है, 0.56 रेशियो में। इसीलिए कहा जाता है ये कैसा होता है, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक होता है। अगर हम बात करें Mn4n की बात करते हैं, तो Mn4n के केस में मैग्नीज है, मैग्नीज के बीच में कौन ट्रैप होता है, नाइट्रोजन ट्रैप होता है। तो ये टिपिकली कुछ एग्जांपल दिए गए हैं किसके अंदर, एनसीईआरटी के अंदर। तो कुछ बात नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर मेटल्स हैं, मेटल्स, एक मेटल, दो मेटल, तीन मेटल, चार मेटल, अचानक से बीच वाले स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल वॉइड या इंटरस्टिशियल स्पेस। इसमें कोई मेटल नहीं बैठ सकता क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी है। तो यहां जब भी बैठेगा कोई ना कोई नॉन मेटल बैठेगा, जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, बोरॉन हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, और अगर हम बात करें कभी कभी ऑक्सीजन भी देखने को मिलता है। लेकिन एनसीईआरटी के अगर अनुसार देखोगे तो उसने चार ही एग्जांपल मेंशन कर रखा है। कौन कौन सा, हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन और नाइट्रोजन। तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं। इनकी केमिकल ये केमिकली कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं। इनर्ट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ, देखो अब क्या देखने को मिल रहा है, कार्बन देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इनकी मेटेलिक कंडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्वियस है। मूवमेंट ऑफ आयन से कौन डिफाइन किया जाता है, कंडक्शन। अब अगर हम बात करें इस वॉइड के अंदर कोई अगर आके बैठ भी गया तो इससे कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें, दे आर वेरी हार्ड, सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड्स इन हार्डनेस। अगर हम बात करें कि डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड है, क्या उसके अंदर भी कोई ऐसा नॉन मेटल पाया जाता है, यस पाया जाता है। कौन पाया जाता है, बोरॉन पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें, नीदर टिपिकली आयनिक नॉट टिपिकली कोवेलेंट। आगे अगर हम बात करते हैं, दे आर जनरली नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, और उसका बेहतरीन एग्जांपल ये VH वाला और TiH वाला है, ठीक है। TiH में 1.70 एंड VH में 0.56। आगे अगर हम चलते हैं तो इसके बाद आता है डेट इज विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इनमें से बताइए कौन सा ये प्रॉपर्टी नहीं है, कौन सा, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। ये इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है ये प्योर मेटल के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन क्या होता है, मान लीजिए आपने मेटल का पूरा गुच्छा लिया था, मेटल 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 सेम मेटल लिया था। अभी इंटरस्टिशियल कंपाउंड, अभी देखना यहीं पे आप पढ़ रहे थे, आपने कहा ये सारा मेटल था। तो ये मेटल कैसा था बताना जरा, ये सारा का सारा जितना मेटल था वो कैसा था, ये सेम काइंड का था, ये सेम काइंड का था। अब इसमें से एक मेटल मैं निकाल लेता हूं और इसी की साइज रेंज का, समझ रहे हो मेरी बात को, इसी की साइज रेंज का मैं दूसरा मेटल यहां चिपका देता हूं, तो वो क्या बन जाएगा, डेट इज मिक्सचर बन जाएगा। मिक्सचर कैसा बन जाएगा, अगर हम बात करें होमोजीनियस भी बन सकता है, हेट्रोजीनियस भी। तो एलॉय क्या है, पहली चीज ये समझिए, alloys are homogeneous solid solution। कैसे, यहां पे देखो, homogeneous solid solution in which atom of one metal are distributed randomly among the atoms of other metal। कहने का मतलब क्या है, ये एक मेटल का पूरा गुच्छा लिया था, इसके अंदर मैंने क्या किया, यहां से एक एटम, यहां से एक मेटल, यहां से एक मेटल निकाल दिया और रैंडम दूसरा मेटल मैंने चिपका दिया। तो क्या क्या रहा है, अलॉयज आर होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन। पहली लाइन ही इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो अलॉयज आर होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन इन विच atom of one metal are distributed randomly among the atoms of other metal। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि एक एटम दूसरे, मान लो दो मेटल हमने ले लिए, तो एक मेटल पूरी तरीके से अरेंज था, अचानक से वहां से एक आपने एटम को हटाया और उसकी जगह दूसरा को चिपका दिया, तो अब ये क्या बन चुका है, एलॉय बन चुका है। तो अगर हम बात करें होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स इज नोन एज व्हाट, बेसिकली अलॉय। अब बात आती है ये कैसा होता है, तो ये सॉलिड सॉल्यूशन होता है, पहली बात आप ये याद रखेंगे। दूसरी, the alloys are generally formed by those atoms which have metallic radii within 15% of each other। एनसीईआरटी की दूसरी बात यह है कि अलॉय वो बनाते हैं जिनकी साइज रेंज जो होती है वो 15% कम हो या 15% ज्यादा हो। सिंपल सी बात है कि अगर मान लो यहां से मैं कोई एटम हटाता हूं, तो इतनी साइज का एटम रखूं, मान लो यहां पे अब ले जाके नींबू रख दूं तो नहीं अरेंज हो पाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को, नींबू रख दूंगा तो नहीं अरेंज हो पाएगा। अगर मान लो कैनवास की बॉल है, तो कैनवास की बॉल की जगह आप वो स्केचेस में एक बॉल मिलती है छोटी वाली, ठीक है, इतनी छोटी वाली, या फिर और छोड़ो, मैजिक बॉल ले जाके रख दूंगा तो बन जाएगा, अबे पूरा ढह जाएगा, स्ट्रक्चर ही नहीं फिट बैठेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ऑब्वियस है कि जो साइज रेंज होनी चाहिए या तो 15% कम लो या 15% ज्यादा लो। एनसीईआरटी ने बहुत क्लियर शब्दों में बोला है कि विद इन 15% ऑफ साइज रेंज होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें
transition metal form large number of alloys because transition metal are quite similar in size. तो quite similar in size और कोई भी होता है, फेकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकल। अगर हम बात करें कि ये एलॉय इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनकी सिमिलरिटी किसमें नजर आती है, साइज के अंदर। तो सिमिलरिटी इन साइज तो नजर आती है फेकोनी में भी, तो यानी कि अगर एक नहीं एलॉय बनाएगा तो सब नहीं बनाएंगे, तो हाँ सब नहीं बनाते हैं, ये बात सही है। तो जनरली जो कहा जाता है कि यहाँ पे एनसीईआरटी लिखती है ट्रांजिशन मेटल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ एलॉय बिकॉज ट्रांजिशन मेटल आर क्वाइट सिमिलर इन साइज। इस लाइन को लिखो और इसके बाद एक लाइन और लिखो कॉपी के अंदर, इस लाइन को बस लिखो और लिखो आगे, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ एलॉयज बिकॉज ट्रांजिशन मेटल आर क्वाइट सिमिलर इन साइज। फॉर एग्जाम्पल, आगे मेरी बात लिखना है, फिर लिखो ये वाली पॉइंट को पहले लिखो, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ एलॉयज बिकॉज ट्रांजिशन मेटल आर क्वाइट सिमिलर इन साइज। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ एलॉयज बिकॉज ट्रांजिशन मेटल आर क्वाइट सिमिलर इन साइज। Transition metal form large number of alloys because transition metal are quite similar in size. Transition metal form large number of alloy because transition metal are quite similar in size. Because transition metal are quite similar in size. For example, 3D series. For example, members of 3D series. For example, members of 3D series form alloy with mercury. Form alloy with mercury due to their similar size difference. Due to their similar size difference, but Faconie do not amalgate with mercury. But Faconie do not amalgate with mercury. एक और पॉइंट लिख लो, मरकरी ट्रांसपोर्टेड वाला कंटेनर वाला वो सवाल करवा दिया, ठीक है। द अलॉयज आर फॉर्म्ड वेरी हार्ड एंड हैव वेरी ऑफन मेल्टिंग पॉइंट। ऑब्वियस है, अभी तक अगर मान लो सिमिलर काइंड ऑफ मेटल रहते तो एक मेल्टिंग पॉइंट आता, अब यहाँ पे तो एक से ज्यादा मेटल आ रहा है, मतलब दो डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट आ रहे हैं, तो ओवरऑल मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो लिखता है द अलॉयज आर फॉर्म्ड आर वेरी हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जो एलॉय बनते हैं वो बहुत ज्यादा कठोर होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। आगे अगर हम बात करते हैं इसके बाद, अमलगम इज सेमी सॉलिड अलॉय। पहली चीज तो ये कैसा अलॉय है, तो ये सेमी सॉलिड अलॉय है विच इज फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ मेटल, किसके द्वारा, विथ Hg। फेकोनी डू नॉट फॉर्म अमलगम ड्यू टू देयर लार्ज साइज डिफरेंस। मरकरी और इनमें जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये अमलगम नहीं बनाते हैं। तो याद रखिएगा कि अमलगम के बारे में अगला सवाल ये पूछा जा सकता है कि अमलगम कैसा एलॉय है, तो आपको याद रखना है सेमी सॉलिड। अब क्यों ये बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन को अलॉय बोला जाता है, ठीक है, लेकिन अमलगम जो होता है वो कैसा होता है, सेमी सॉलिड अलॉय होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मार्क कीजिएगा, ये चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। होमोजीनियस, एनसीईआरटी पहला स्टेटमेंट शुरू करती है कि होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन को अलॉय कहते हैं, लेकिन अगर हम बात करें अमलगम जो होता है वो कैसा होता है, तो वो सेमी सॉलिड अलॉय होता है, ठीक है। तो इस बात को भी ढंग से मेंशन कर लीजिएगा। अलॉय होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन होता है, लेकिन अमलगम कैसा होता है, सेमी सॉलिड अलॉय होता है, वो कंप्लीट सॉलिड अलॉय नहीं है, ठीक है। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट डू नॉट फॉर्म अमलगम। ऑल करवा चुका हूं कई बार। ये देखो एनसीईआरटी के अंदर आओगे तो अब नीचे आओगे तो नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे आपको कुछ एलॉय के बारे में दिया गया है, सिर्फ उनके बारे में पढ़ना है। जैसे कि ब्रास के अंदर एनसीईआरटी में दिया गया है कि कौन पाया जाता है, कॉपर और जिंक। और अगर हम बात करें ब्रॉन्ज के अंदर कौन पाया गया, कॉपर एंड टिन।
और अगर हम स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करें तो कौन कौन पाया जाता है? क्रोमियम, निकल, आयरन और क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली चार पाए जाते हैं। लेकिन मुझे पता है कि जब भी वो ऑप्शन देगा तो वो ऑप्शन ऐसे देगा कि विच इज करेक्ट मैच। ब्रास में कौन कौन पाया जाता है? कॉपर एंड जिंक, ये एनसीईआरटी का स्निप लेके डाल दिया। ब्रॉन्ज में कौन पाया जाता है? कॉपर एंड टिन। स्टेनलेस स्टील में कौन पाया जाता है? क्रोमियम एंड निकल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव। यहां पे एक और सवाल लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? एप्लीकेशन ऑफ डी ब्लॉक में, सॉरी लेंथेनॉइड जब पढ़ते हो ना तो लेंथेनॉइड में जाके लिखा हुआ है ये बात, मिश मेटल के बारे में। ठीक है, मिश मेटल के बारे में लिखा है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मिश मेटल एलॉय। एनसीईआरटी के अंदर ही यही भी सवाल है, लेकिन ये एफ ब्लॉक में जाके दिया हुआ है। ठीक है, तो लेंथेनॉइड्स पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है मिश मेटल के अंदर। तो मिश मेटल में कौन कौन पाया जाता है? तो लेंथेनॉइड मेटल कितने पाए जाते हैं? 95%। और आयरन कितने परसेंट पाया जाता है? 5%। आप एनसीईआरटी का लेंथेनॉइड का सबसे लास्ट, लेंथेनॉइड का, एक्टेनॉइड का नहीं, एक्टेनॉइड के जस्ट ऊपर लेंथेनॉइड का लास्ट पैराग्राफ देखो, उसमें लिखा हुआ है कि मिश मेटल जो होते हैं, मिश मेटल किस जो एक एलॉय है। ठीक है, और वो एलॉय के अंदर कौन कौन पाया जाता है? तो लेंथेनॉइड मेटल 95% एंड आयरन कितने परसेंट पाया जाता है? 5% पाया जाता है। एक मिनट में दिखा देता हूं। डी एंड एफ ब्लॉक एनसीईआरटी। देखो अलॉय में जो लास्ट में दिया गया है, अलॉय ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड नॉन ट्रांजिशन मेटल सच एज ब्रास, कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज में कॉपर एंड टिंक आर ऑल्सो कंसिडरेबल इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। इसके बाद से ये बात तो यहां लिखी हुई है। मिश मेटल वाली बात देखो, द लेंथेनॉइड्स में आओ, और द लेंथेनॉइड्स में आप कहां पे आ जाओ? यहां पे आ जाओ। ये रहा, द बेस्ट सिंगल यूज ऑफ द लेंथेनॉइड इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एलॉयज स्टील फॉर द प्लेट्स एंड पाइप। आगे क्या लिखता है? अ वेल नोन एलॉय इज मिश मेटल। अगर हम बात करें विच कंसिस्ट ऑफ लेंथेनॉइड मेटल 95% एंड आयरन 5%। ट्रेसेस में इसमें सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, अल्युमिनियम भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो सब बात की बात है। तो एलॉय पे जब भी एनसीईआरटी बेस्ड अगर मैं आपसे बात करूं तो पहला सवाल आपसे ये बनाएगा वो कि विच इज द करेक्ट मैच, इनमें से करेक्ट मैच बताइए। दूसरा अगर हम बात करें कि वो क्या बना लेगा, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मिश मेटल एलॉय। तो मिश मेटल एलॉय का कंपोजिशन क्या होता है? लेंथेनॉइड मेटल 95% एंड आयरन कितने परसेंट होता है? 5% होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये दो सवाल इंपॉर्टेंट आपसे बनाए जा सकते हैं। डी ब्लॉक अब आपका पूर्णतः खत्म हो चुका है। अब हम किसकी तरफ बढ़ सकते हैं? एफ ब्लॉक की तरफ। ठीक है, तो एक बारी एक काम करो कि कुछ लिखना विखना है, कुछ लिखना उखना तो है नहीं? क्या लिख रहे हो? घर पे लिखते रहना। वैसे मैं तुमको एक बात और बता दे रहा हूं बेटा, हमको लगता है कि हम पीपीटी से पढ़ लेंगे लेकिन कभी नहीं पढ़ पाओगे। मैं तुमको बता रहा हूं, तुम हर साल ये तुमको लगता ही रह जाएगा। दिक्कत ये है। मैं तुमको एक बात बता दे रहा हूं, पीपीटी से आपको लगता है कि आपका पर्सनल नोट्स होना चाहिए एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे आपके पास वो होना चाहिए, भले वो प्योरीफाइड फॉर्म में 2 पेज का नोट्स है, लेकिन आपके हाथों से लिखा हुआ हर वो पॉइंट होना चाहिए जो कि आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अन्यथा पता है क्या होगा? आपको हर साल ये लगता रहेगा कि मैं पीपीटी से पढ़ लूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? हर साल ये लगता रहेगा। समझ रहे हो? अब ये आप इस बात का बहुत गहरा मतलब है, और इस बात का गहरा मतलब डिकोड आप कीजिएगा। हर साल आपको लगेगा कि मैं पीपीटी से पढ़ लूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए एनसीईआरटी बेस्ड एकदम कंप्लीट। एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो कि जनरली मैं तुम्हें बताऊं एफ ब्लॉक के अंदर हम बहुत नेग्लेक्ट करके चलते हैं कि एफ ब्लॉक के अंदर मतलब, हाँ आज तक नहीं पूछा गया, दैट डजंट मीन कि आगे नहीं पूछा जाएगा। भाई डिलीटेड सिलेबस के बाद इनऑर्गेनिक और कम बची हुई है, और उसमें आप उसको क्या कर रहे हो? इग्नोर मार रहे हो। इट मींस आप गलत कर रहे हो। तो सुनिए, एनसीईआरटी की लाइन से हम चलेंगे, एक एक लाइन बस ढंग से। एनसीईआरटी की जो पहली लाइन है, द एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज, lengthenoid the 14 element following the lanthanum and actinoid the 14 element following the actinum। कहने का मतलब क्या है? सबसे पहला सवाल देखो, क्या क्या सवाल बनेंगे। देखिए ये कौन सा ग्रुप होता है? पहला सवाल तो ये बताइए कि जो lanthanide और actinoid का ग्रुप है वो क्या है? थर्ड। हो सकता है कि वो थर्ड ना लिख के क्या दे दे आपको? थर्ड बी। अब थर्ड बी के अंदर कौन आता है? तो सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, प्लस यहां क्या पाया जाता है? प्लस यहां पे अगर हम बात करें तो यहां 14 लेंथेनॉइड पाए जाते हैं, और यहां क्या पाए जाते हैं? 14 एक्टेनॉइड पाए जाते हैं। अब जरा गौर से समझना, ये लेंथेनम है और ये एक्टीनियम है।
एनसीईआरटी ने अपने पॉइंट्स को लिखते वक्त एक जगह और भी बात लिखी है कि लेंथेनम काफी हद तक लेंथेनॉइड के साथ बहुत सारी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी शो करता है, इसलिए हम उसे क्या कह देते हैं, लेंथेनॉइड में ही काउंट करके निकल जाते हैं। ऐसे ही एक्टिनियम जो है वो काफी हद तक एक्टेनॉइड के साथ सिमिलरिटी शो करता है, इसलिए हम उसको काफी हद तक एक्टेनॉइड ही मान के निकल जाते हैं। तो ढंग से सुनिएगा, द एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ टू सीरीज, लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड। ये लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, सबसे पहली चीज ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, थर्ड ग्रुप से। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि बताइए ये कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो लेंथेनॉइड जो है वो 6 पीरियड से, एक्टेनॉइड जो है वो 7th पीरियड से। तीसरा सवाल कि आखिर ये मुझे बताइए कि कितने एलिमेंट पाए जाएंगे थर्ड बी ग्रुप के अंदर, तो कितने एलिमेंट पाए जाएंगे, 28 एलिमेंट पाए जाएंगे। कितने, 28 प्लस, अगर ये कौन से हैं, 28 एफ ब्लॉक वाले हैं, प्लस 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि कौन से वाले हैं, डी ब्लॉक वाले। यानी कि अगर हम बात करें कौन कौन से, तो ये है सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, ये कौन से वाले हैं, तो ये वो 4 एलिमेंट हैं जो डी ब्लॉक के हैं। यानी टोटल एलिमेंट कितने पाए जाएंगे, 32 एलिमेंट। चूंकि 32 एलिमेंट पाए जाते हैं इसलिए पीरियोडिक टेबल का ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो यहां पे अगर हम बात करें कि द एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज, एक लेंथेनॉइड एक एक्टेनॉइड, द 14 एलिमेंट फॉलोइंग लेंथेनम, लेंथेनम के आगे वाला, और द 14 एलिमेंट फॉलोइंग एक्टिनम, एक्टिनियम के आगे वाला। अब अगला क्या लिखता है, एक असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन एनसीईआरटी की लाइन से है, देखना अगला लाइन, मतलब नीचे थोड़ा सा 2 लाइन खिसक के जाओगे तो लिखा हुआ है, द लेंथेनॉइड रिजेंबल वन अनदर मोर क्लोजली देन डू द मेंबर्स ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांजिशन एलिमेंट इन एनी सीरीज। अब इस बात का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं, द लेंथेनॉइड रिजेंबल्स वन अनदर मोर क्लोजली देन डू द मेंबर ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांजिशन एलिमेंट इन एनी सीरीज। देखिए 2 बार ये वर्ड मैं यूज करूंगा। एक पीछे आपने पढ़ा होगा जब ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा रहा था, तो वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाते वक्त ट्रांजिशन एलिमेंट को किससे कनेक्ट किया था, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट से। यहां पे किसको कनेक्ट कर रहा है, लेंथेनॉइड को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, आपका ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ। तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, जैसे कि इस बात का मतलब यह है, द लेंथेनॉइड रिजेंबल वन एंड अनदर more closely then do the members of ordinary transition element in any series। इस बात का क्या मतलब है बताइए, बोलो भाई, ड्रॉपर हो, 12वीं तो पास करके आए हो तो लाइन पढ़े होगे ना, तो इस लाइन का क्या मतलब है, सुनो, सबके ऊपर क्या पाया जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन ट्रांजिशन, अरे पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा। अब बात अगर हम करें तुमसे, सिंपल सी बात है, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। अब समझना, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, लेकिन लेंथेनॉइड के पास एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, दैट इज +3। तो ये इस लाइन का कहने का मतलब क्या है, द लेंथेनॉइड रिजेंबल वन एंड अनदर, मतलब आपस में लेंथेनॉइड की काफी हद तक सिमिलरिटी है। मोर क्लोजली देन डू द कंपेयर टू, मतलब कि किसके कंपैरिजन में, मेंबर्स ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांजिशन एलिमेंट इन एनी सीरीज, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपैरिजन में जो कहा जाता है, इनका लेंथेनॉइड्स के अंदर काफी हद तक सिमिलरिटी देखने को मिलती है। क्यों, रीजन क्या है, तो पहली चीज इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको कि वन सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि लेंथेनॉइड जो होंगे वो कितने में होंगे, जनरली +3 में होते हैं, +2 और +4 में भी होते हैं, ऐसा नहीं है, +3 में मोस्ट कॉमनली देखे जाएंगे। और अगर वो +2 में है या +4 में है तो वो जाना कहां पसंद करेंगे, हमेशा +3 में। लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये क्या शो करेंगे, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब इसके लिए रीजन क्या है, अब रीजन मैं बताता हूं, तो रीजन लिखा हुआ है, दिस इज ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब रीजन एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं दिया गया है, अब इसको मैंने डिकोड करके यहां पे लिख दिया, दिस इज ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड्स हैव ग्रेटर डिग्री ऑफ सिमिलरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज देन द ट्रांजिशन एलिमेंट। अब बात आती है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ग्रेटर डिग्री ऑफ सिमिलरिटी आएगी उनकी प्रॉपर्टीज में, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टीज में, सवाल अब अगला ये खड़ा हो जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज में, तो ये भी एनसीईआरटी लिखती है। फॉर एग्जांपल स्टेबिलिटी, लेंथेनॉइड्स आर स्टेबल इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट व्हिच मेक्स देम आइडियल फॉर स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ ए स्मॉल चेंज इन साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। पहला रीजन तो पहला क्या हो गया, स्टेबिलिटी, और दूसरा क्या हो गया, हार्डनेस। लेंथेनॉइड मेटल्स आर सॉफ्ट बट देयर हार्डनेस इंक्रीजेस अक्रॉस द सीरीज। समझ रहे हो मेरी बात को, जबकि उधर क्या हो रहा है, हार्डनेस अक्रॉस द सीरीज क्या हो रही है, डिक्रीज करती जा रही है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो अगर हम बात करें, एनसीईआरटी ने ये लाइन लिखी
अब इस लाइन को वो कैसे कैसे प्रेजेंट कर सकता है? पहली चीज असर्शन रीजन में प्रेजेंट कर देगा, बोलेगा द लेंथेनॉइड रिजेंबल वन एंड अनदर मोर क्लोजली देन डू द मेंबर्स ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांजिशन एलिमेंट इन एनी सीरीज। रीजन लिखेगा दिस इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है कि काफी हद तक उनकी प्रॉपर्टी में क्या देखने को मिल रहा है? सिमिलरिटी देखने को मिल रहा है। सवाल ये उठता है कि कौन सी प्रॉपर्टी फिर? तो जैसे कि स्टेबिलिटी उठा लीजिए, जैसे कि आप उठा लीजिए हार्डनेस, जैसे कि ट्रांजिशन मेटल में लेफ्ट टू राइट जाने पे हार्डनेस का घट रही है, लेकिन लेंथेनॉइड में क्या कर रही है? बढ़ रही है। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं? किसकी बात करते हैं? हाँ, लेंथेनॉइड्स की, तो ये कितना दिखाते हैं? सिंगल दिखाते हैं, दैट इज +3 दिखाते हैं। और ये लाइन एनसीईआरटी के दो लाइन बात पढ़ना, पहले पैराग्राफ में लिखी हुई है और नीचे से देखो दूसरी लाइन देखो, पढ़ो क्या लिखी हुई है। अरे पहले पैराग्राफ में भाई, हाँ समझ रहे हैं आप? देखिए वहीं पे ये लाइन लिखी हुई है, आप इसको मिस कर देते हैं और असर्शन रीजन में बना के पूछ लेगा, ठीक है, किसी भी तरह से रिलेट करके। एनीवे, सवाल है द एलिमेंट फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम इन विच 4f एनर्जी लेवल आर फिल्ड अप आर नोन एज, क्या कहा जाता है उनको? लेंथेनॉइड, रेयर अर्थ मेटल, लेंथेनोन्स, ऑल ऑफ दी अबव। अब इसको छोड़ना, अब इस सवाल को छोड़ना, और फिर तुमको बताऊं पीवाईक्यूज का एक सवाल आया। अब देखो ये तुमको नहीं पता है और इसके बाद मैं तुमको बता रहा हूं तुम कौन सा सवाल गलत करोगे। लेंथेनोन्स, अभी मैं यहीं पे इसी में एक सवाल आएगा आगे अपना, ठीक है, यहां पे रुको, मैं मार्क कर दे रहा हूं यहीं पे, अभी आएगा। अभी पीवाईक्यूज में उठा के देखना, 2016 के पेपर में पूछ दिया था, 2016 के पेपर में, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये लेंथेनोन्स, इस नाम को अगर आप इग्नोर करते हैं तो आप याद रखिए कि सवाल 2016 का अभी आएगा, वापस लेंथेनोन्स रिपीट होगा। अभी एक सवाल कराऊंगा, नीट 2016 का फेज 2 का पेपर उठाना, उसमें सवाल देखना क्या पूछा गया था, लेंथेनोन्स के बारे में पूछा गया था। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो एलिमेंट सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक का है, इन विच 4f एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड अप, आर नोन एज व्हाट? लेंथेनॉइड, रेयर अर्थ मेटल या लेंथेनॉन। तो आंसर क्या है? इन्हें रेयर अर्थ मेटल भी कहा जाता है, इन्हें लेंथेनॉइड भी कहा जाता है और इन्हें लेंथेनोन्स भी कहा जाता है। अब दूसरा सवाल मैं तुमसे पूछता हूं, दूसरा सवाल, इनको रेयर अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है और रेयर अर्थ मेटल किसे कहा जाता है? रेयर अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है और किसे कहा जाता है? हाँ हाँ, जो कम अमाउंट में, कहां कम अमाउंट में? धरती पे, आकाश में, पाताल में, हवा में, अर्थ क्रस्ट पे। यही रटन तु विद्या घटन तु बुद्धि, एनसीईआरटी ने फिर लिखा है। रेयर अर्थ मेटल किसे कहा जाता है? जो मेटल मिक्स होके पाए जाते हैं और मिक्स होके पाए जाने की वजह से उनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए रेयरली रेयरली उन्हें ऑब्टेन कर पा रहे हैं हम। क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि हाँ अर्थ क्रस्ट में कम पाए जा रहे हैं, बचपन में 9वीं में एसएसटी पढ़ ली, अब वही लेके आज तक ढो रहे हैं हम। तो भैया एक बात मैं आपको बता दूं, रेयर अर्थ मेटल उसे कहा जाता है, जनरली मेटल क्या होते हैं? मिक्स होके, लेंथेनॉइड मिक्स्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब जब ये मिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं तो इनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है। एक्टेनॉइड्स को कहा जाता है मोर रेयर। क्यों मोर रेयर कहा जाता है? क्योंकि एक तो है ठहरे रेडियो एक्टिव, एक तो रेडिएशन एमिट करते हैं, निपटा देंगे, अगर पता चला उनको सेपरेट करने गए तो हम ही को निपटा देंगे पहले, समझ रहे हो? और दूसरी चीज, रेडिएशन इतना खतरनाक वाला जनरेट कर रहे हैं। तो याद रखिए, रेयर अर्थ मेटल का मतलब ये कभी नहीं होता है कि हाँ अर्थ क्रस्ट में कम पाया जाता है इसलिए सर हम इसको रेयर अर्थ में बोलेंगे। नहीं भाई, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर कि इनको सेपरेट करना आसान नहीं होता। और ये बात कहां पे लिखी हुई थी? तो ये बात लिखी हुई थी मेटलर्जी में। अब उधर से गायब हो गया, इधर से हमने पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन वो तो रेयर अर्थ मेटल तो लिखती है एनसीईआरटी, अब पूछ ली तो अब क्या कहोगे? तो याद रखना कि लेंथेनॉइड मिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं जिनको सेपरेट करना इतना इजी नहीं होता है। तो सेपरेट करने के लिए हमें स्पेशल टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है और ये आसानी से सेपरेट नहीं किए जा सकते, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? रेयर अर्थ मेटल्स। तो याद रखना, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, ये मेटल, ये मेटल्स मिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं, ये मेटल्स मिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं, मिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं, मिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। हेंस हेंस सेपरेट करना इजी नहीं होता, हेंस सेपरेट करना इजी नहीं होता, सेपरेट करना इजी नहीं होता, इजी नहीं होता, इसलिए रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है, रेयर अर्थ मेटल।
ठीक है, अर्थ क्रस्ट से रिलेटेड नहीं है। तो सवाल ये है, द एलिमेंट फ्रॉम सीरियम 58 से लेके 71 इन विच 4f एनर्जी लेवल आर फिल्ड अप, इन्हें क्या बोला जाता है? लैंथेनॉइड्स, रेयर अर्थ मेटल, लैंथेनॉन्स, ऑल ऑफ दी एबव। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी एबव। तो ये बात आप नोट कर लीजिए। बाकी अपन नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे बोले तो अभी आगे नेक्स्ट उसमें, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आज एफ ब्लॉक खत्म हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाएगा।